चलिए तो बाबू हम लोग शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे थे। 11 नंबर तक हमने डिस्कस कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 12 से हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है विद्युत वाहक बल एवं विभव मापी से क्या समझते हैं। सबसे पहले हम लोग विद्युत वाहक बल को डिफाइन करेंगे। विद्युत वाहक बल चलिए देखिए विद्युत वाहक बल क्या होता है बाबू। तो मान लीजिए हमारा एक बैटरी है। बैटरी का ये एक सिरा ये है, दूसरा सिरा ये है, ठीक है। तो इस बैटरी का एक सिरा जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोड, धनात्मक इलेक्ट्रोड और ऋणात्मक इलेक्ट्रोड। तो बैटरी के एक सिरे से दूसरे सिरे तक 1 कूलम्ब धनात्मक आवेश लाने के लिए, ले जाने के लिए जितना काम किया जाता है बाबू बैटरी के द्वारा, वही बैटरी का विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से इंगित किया गया है। और इसको हम लोग इस तरीक़े से कैपिटल ई या ये वाला, ठीक है, ये दोनों सिंबल से हम आसानी से विद्युत वाहक बल को सूचित करते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए बैटरी के एक सिरा से दूसरे सिरा पर हमारा अगर क्यू आवेश आया है, ठीक है, नहीं जी, तो देखिए किस तरीके से सबसे पहले इसको परिभाषित कर लीजिए, उसके बाद हम लोग निकालेंगे। तो लिखिए बाबू बैटरी के एक सिरे से दूसरे सिरे तक एकांक धन आवेश को लाने में किया गया कार्य विद्युत वाहक बल कहलाता है। विद्युत वाहक बल कहलाता है। इसे
सूचित करते हैं। तथा इसका एसआई मात्रक जूल पर कूलम्ब होता है। ठीक है, अर्थात देखिए क्यू चार्ज को एक सिरा से दूसरे सिरा पर ले गया तो मान लीजिए डब्लू काम किया गया। ठीक है, तो क्यू चार्ज पर जब हम लोग डब्लू काम किए तो ये एक सिरा से दूसरे सिरा पर चला गया। ठीक है, तो एकांक धन आवेश पर कितना काम करना पड़ेगा बाबू? तो इधर भी क्यू को 1 बनाने के लिए क्यू से डिवाइड, तो इधर भी क्यू से डिवाइड, तो ये क्यू से इसको डिवाइड कीजिएगा तो 1 हो जाएगा, और क्यू से इसको डिवाइड कीजिएगा तो डब्ल्यू बटा क्यू हो जाएगा। इधर हमने आवेश को रखा, इधर हमने काम को रखा है, तो एकांक धन आवेश ये हो गया, ये हमारा काम हो गया। यानी एकांक धन आवेश पर इतना काम किया जाएगा तो वो धन आवेश एक सिरा से दूसरे सिरा तक चला जाएगा, इसलिए इसको हम लोग विद्युत वाहक बल कहेंगे। ये किसके बराबर हो जाएगा बाबू? विद्युत वाहक बल के बराबर है। ठीक है, जिसको हम लोग कैपिटल ई से सूचित करेंगे, यानी ई बराबर डब्ल्यू बटा क्यू हो गया। चलिए इसका सेकेंड पार्ट है बाबू, विभव मापी से क्या समझते हैं? विभव मापी देखिए विभव मापी नहीं जी, तो विभव मापी क्या करता है बाबू? तो विभव मापी भी हमारा पोटेंशियल को मेजर करता है। ठीक है, पोटेंशियल मीन्स वोल्टेज को मेजर करता है। जैसे इसका मात्रक जूल पर कूलम्ब है, तो जूल पर कूलम्ब को ही हम लोग क्या बोलते हैं? वोल्ट बोलते हैं। तो उसी वोल्ट को मापता है। यानी विभव मापी से हम क्या कर सकते हैं बाबू? कि कोई दिए गए अज्ञात बैटरी का विद्युतवाहक बल हम आसानी से माप सकते हैं, या दिए गए दो अज्ञात बैटरी का हम लोग विद्युतवाहक बल की आपस में तुलना भी कर लेते हैं उसके द्वारा, या कोई परिपथ दिया रहे। ठीक है, और परिपथ में जैसे मान लीजिए ये हमारा परिपथ है। ठीक है, और ये प्रतिरोध है, तो इसके क्रॉस कितना विभवांतर उत्पन्न होगा, इसका भी माप हम आसानी से विभव मापी से कर लेते हैं। यानी एक तरीका का ये उपकरण है, विद्युतीय उपकरण, जो हमें क्या चीज़ का माप देता है बाबू? तो किसी भी परिपथ के लय किसी प्रतिरोध के पार्श्व क्रम में कितना विभवांतर उत्पन्न होगा उसका माप देता है। यह अज्ञात बैटरी का विद्युतवाहक बल की माप देता है, या दो से अधिक अज्ञात बैटरी का विद्युतवाहक बल की तुलना करता है। तो इस चीज को लिख लीजिए। यह एक ऐसा विद्युतीय उपकरण है जिसकी सहायता से
किसी अज्ञात बैटरी की विद्युत वाहक बल को मापते हैं। या दूसरे अज्ञात बैटरी की विद्युत वाहक बल की विद्युद्वाहक बल की इसके विद्युद्वाहक बल की तुलना करते हैं। या किसी विद्युतीय परिपथ में लगे अवयवों के पार्श्वक्रम में विभवांतर की माप करते हैं। ठीक है जी। ठीक है जी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन। दूसरे यहां लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 13 बाबू, लॉरेंज बल क्या है? ठीक है, तो यहां पर अट जाना चाहिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन क्या बाबू? लॉरेंज बल क्या है? चलिए देखिए, लॉरेंज बल किसको बोलेंगे। ठीक है, तो लॉरेंज बल जो होता है बाबू, वो चार्ज पर लगने वाला कुल बल होता है। कुल बल कैसा होता है? तो मान लीजिए एक ही जगह पर हमारा विद्युत क्षेत्र भी उपस्थित है और चुंबकीय क्षेत्र भी उपस्थित है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र भी उपस्थित है और चुंबकीय क्षेत्र। जैसे मान लीजिए इस तरीके से हमारा विद्युत क्षेत्र उपस्थित है, ये डायरेक्शन हमारा विद्युत क्षेत्र का है।
ठीक है, ये प्लस से शुरू होता है और माइनस पर ख़त्म हो जाता है। और यहीं पर हमारा चुंबकीय क्षेत्र भी है। चुंबकीय क्षेत्र मान लीजिए हमारा आउटवर्ड है, यानी आउटवर्ड है तो इस तरीक़े से रहेगा। अब हम क्या करते हैं बाबू, इसी में एक चार्ज को, एक आवेश को रख देते हैं। मान लीजिए आवेश हमारा ये Q है, तो Q जैसे आ रहा है और यहाँ पर हमारा विद्युत क्षेत्र है, तो विद्युत क्षेत्र के कारण इस आवेश पर एक विद्युतीय बल F बराबर Q इंटू ई लगने लगता है। F बराबर Q इंटू ई, ठीक है। और जैसे ही जब चलता है तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र भी है, ठीक है। तो चलते हुए आवेश पर चुंबकीय बल लगता है चुंबकीय क्षेत्र के कारण, और वो कितना होता है बाबू, तो F बराबर Q वी बी साइन थीटा, ठीक है जी। और यहाँ पर ये एक परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर n का भी दे दिया जाता है। तो जब ये आवेश चलने लगेगा तो चलेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस पर इलेक्ट्रिकल फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस पर मैग्नेटिक फोर्स लगता है, ठीक है। तो एक ही चार्ज पर दो फोर्स लगता है, एक इलेक्ट्रिकल फोर्स, दूसरा मैग्नेटिक फोर्स। तो नेट फोर्स जो होता है बाबू, दोनों फोर्स का सदिशीय योग के बराबर होता है, नेट फोर्स, ठीक है। और वही नेट फोर्स, वही कुल बल, विद्युतीय बल और चुंबकीय बल लॉरेंज बल कहलाता है। तो लिख दीजिएगा कि यदि कोई गतिमान आवेश विद्युतीय क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों में उपस्थित हो तो उस पर लगने वाला कुल विद्युतीय बल तथा चुंबकीय बल का सदिशीय योग लॉरेंट्ज बल कहलाता है। चलिए इसका एक्सप्रेशन किधर लिखा जाए बाबू, एक्सप्रेशन चलिए
इधर तो जगह ही नहीं है। इसके नीचे का एक्सप्रेशन इधर लिख देते हैं या इसी में लिख देते हैं। एफ नेट जो लॉरेंज बल है, ए बराबर हो जाएगा एफ इलेक्ट्रिकल प्लस एफ मैग्नेटिक। एफ इलेक्ट्रिकल मीन्स क्यू इनटू ई हो जाएगा, और एफ मैग्नेटिक मीन्स क्यू वी बी साइन थीटा हो जाएगा। मन करे तो क्यू को दोनों में से कॉमन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों का सम हो गया। ठीक है जी। और यहाँ पर एक डायरेक्शन, तो ये टोटल हमारा लॉरेंज बल हो गया। इसको अच्छा से नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है बाबू, विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है। ठीक है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में पूछ रहा है। चलिए देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण, क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन। विद्युत चुंबकीय प्रेरण। चलिए देखिए छात्र, इसको पहले समझ लीजिए कि मान लीजिए बाबू यहाँ पर हमारा एक क्वाइल है, एक कुंडली है। ठीक है जी। और यहाँ पर हमारा एक चुंबक है जिसका नॉर्थ पोल ए और साउथ पोल ये। ठीक है, और जैसे ही इसको नज़दीक लाया जाता है, जैसे चुंबक को ही हमने ले लिया नज़दीक। ठीक है जी। तो दोनों अगर नज़दीक आकर के स्थिर हो जाता है तो कोई बात नहीं है, या दूर को होकर भी अगर दोनों के बीच की दूरी नहीं बदल रहा है तब भी कोई बात नहीं। लेकिन जैसे ही दोनों के बीच की दूरी बदलती है
या तो इसको इधर ले आइए चाहे इसको इधर ले आइए, तो हम क्या देखते हैं कि बाबू इसके अंदर ये एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, जिसके कारण इसमें एक विद्युत वाहक धारा भी क्या बोलते हैं प्रेरित धारा भी उत्पन्न हो जाता है, ठीक है जी। और ये धारा इस तरीका से उत्पन्न करता है कि इसका जो उत्तरी ध्रुव है उस उत्तरी ध्रुव को वो विरोध करेगा। तो इसको विरोध करने के लिए, इसको अपोज करने के लिए क्या करता है कि इसमें इस तरीके से धारा क्रिएट करता है कि इधर नॉर्थ पोल बने। कब? जब इसको नज़दीक लाइए इसके, या इसको इसके नज़दीक लाइए, ठीक है। तो इसको नज़दीक लाने से क्या होता है, तो जैसे नॉर्थ पोल है बाबू, तो नॉर्थ पोल है तो इसमें इस तरीका से बहुत सारा ना ये चुंबकीय बल क्षेत्र इस तरीका से बाहर की ओर रहते हैं, और ये इस तरीका से आकर के दूर से आकर के अपना क्लोज लूप बनाएंगे। तो जैसे इसको नज़दीक लाइएगा या इसको नज़दीक लाइएगा तो हम देखते हैं कि इसके पास एरिया है, यहाँ पर मैग्नेटिक क्षेत्र भी है, तो यहाँ फ्लक्स बनता है, और वो फ्लक्स लगातार परिवर्तन होता है। क्यों? क्योंकि जैसे इसको नज़दीक लाइएगा तो हो सकता है ये वाला और ये वाला जो इसमें, ठीक है, नहीं जुड़ रहा है, नज़दीक लाने से ये भी इसमें जुड़ने लगेगा, तो फ्लक्स बढ़ने लगेगा, ठीक है। तो फ्लक्स में परिवर्तन के कारण इसमें एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है, जिससे इसमें धारा भी प्रेरित हो जाती है, ठीक है। और यही घटना हमारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। ठीक इसी तरीका से जब इसको हटाइएगा, यानी इसको दूर ले जाइएगा या इसको दूर ले जाइएगा, तो हम क्या देखेंगे बाबू कि कुंडली तो यही है, लेकिन इसमें अब इस तरीका से विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा कि ये जो नॉर्थ पोल इसका दूर जा रहा है, इसको दूर ले जाने से चाहे इसको दूर ले जाने से, ठीक है, उसका वो विरोध करेगा, ठीक है। नहीं जी, ये कम पड़ रहा है तो सपोर्ट कर देगा, आए बात समझ में? तो सपोर्ट कर देगा, तो ये नॉर्थ है तो इधर ये क्या बन जाएगा, साउथ, है जी। क्यों? क्योंकि इसको सपोर्ट करना है। इसको सपोर्ट करने के लिए ये क्या करता है, तो इस तरीके से फील्ड निकालता है, इस तरीके से, इस तरीके से ये फील्ड निकालता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जैसे इसको दूर ले जाइएगा या इसको दूर ले जाइएगा, तो ये फील्ड जो पहले एक इसमें लिंक था अब उसकी संख्या घट जाएगी, आए बस हमें दूर जाने से। तो ये क्या करेगा कि इस तरीका से इसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न करेगा, यानी प्रेरित धारा उत्पन्न करेगा कि इसके डायरेक्शन को सपोर्ट करे एक चुंबकीय क्षेत्र। इसके डायरेक्शन को सपोर्ट करने के लिए, यानी इसमें इन कराने के लिए इधर साउथ पोल होना जरूरी है। तो फिर इस घटना को हम लोग विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें विद्युत उत्पन्न हो रहा है चुंबकीय, है जी, घटना एक चुंबक को डिस्प्लेस करने के कारण या कुंडली को डिस्प्लेस करने के कारण, ठीक है। इसलिए इसमें जो प्रेरित हो रहा है विद्युत वाहक बल चुंबक और कुंडली के बीच का अपेक्षिक डिस्प्लेसमेंट के कारण, ठीक है, उसी घटना को हम लोग विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहेंगे। तो लिख दीजिए जब किसी कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षिक गति होती है
तो कुंडली में एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाती है। जिसके कारण धारा भी प्रेरित हो जाती है। इस घटना को ही विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। चलिए इसके बाद है बाबू हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। लेंज के नियम को लिखे एवं समझावें, अथवा लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पोषण करता है कैसे। ठीक है, चलिए इसमें भी यही दोनों पिक्चर बनेगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 15। लेंज के नियम को, यानी लेंज के नियम, लेंज का नियम, लेंज के नियम के लिए भी हम क्या करेंगे बाबू, तो यही दोनों क्वाइल हम लोग यहाँ पर बना देंगे, इसको समझाएंगे।
चलिए देखिए इनके बीच हम क्या कर देंगे बाबू, तो अपेक्षिक गति रखेंगे, यानी कुंडली को इसके पास ले चलिए और चाहे चुंबक को कुंडली के पास ले चलिए। फिर दूसरे केस में क्या करेंगे, कुंडली को चुंबक से दूर कीजिए या चुंबक को कुंडली से दूर कीजिए। दोनों ही स्थिति में हम लोग क्या देखेंगे बाबू कि अपेक्षिक गति होगी। या दोनों को एक साथ नज़दीक लाइए या दोनों को एक साथ दूर कर दीजिए, तभी हमारा अपेक्षिक गति एग्जिस्ट करेगी दोनों के बीच में। ठीक है, अब देखिए जैसे इस चुंबक को हम लोग इधर आ रहे हैं, तो चुंबक जब नज़दीक चलेगा बाबू तो इधर कौन सा जनरेट होगा जी, है जी, तो इसको विरोध करने के लिए इधर नॉर्थ, क्योंकि इससे जो लाइन निकलेगा उसको विरोध करना है, तो निकलने वाले को विरोध करने के लिए एक निकलने वाला ही विरोध करेगा। ठीक है, नहीं जी, ये इधर से निकलेगा ये इधर से निकलेगा, दोनों एक दूसरे को विरोध करेगा। उसी तरीके से जब इसको दूर ले जाइएगा, ठीक है, तो इसका यहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं घटेगा दूर ले जाने पर, तो ये क्या करेगा, इधर साउथ पोल बना देगा। साउथ पोल इसी डायरेक्शन में एक अपना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देगा, यानी चुंबकीय बल रेखाएं को उत्पन्न कर देगी। ठीक है, तो लेंज का नियम क्या कहता है बाबू कि जैसे यहाँ कुंडली यानी क्वाइल और चुंबक के बीच में अपेक्षिक गति होती है, तो इसके अंदर एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिससे इसमें एक धारा प्रेरित हो जाती है, और वो विद्युत वाहक बल इस तरीका से उत्पन्न होता है कि वो उस घटना का विरोध करती है जिसने इसको उत्पन्न किया है। ठीक है, तो इसको उत्पन्न कौन किया बाबू, तो ये नॉर्थ, इसीलिए इस नॉर्थ का ये विरोध करेगा, तो इधर नॉर्थ बनेगा। ठीक है, ये क्या कर रहा है, इसके पास जो नॉर्थ का चुंबकीय क्षेत्र है वो कमजोर पड़ रहा है, तो ये क्या किया, उसको विरोध करने के लिए इधर साउथ बना दिया, ताकि उसी के सेम डायरेक्शन में एड हो जाए। ठीक है, तो यही लेंज का नियम है। लेकिन इसमें होता क्या है कि जैसे हम इसको नज़दीक ले जाते हैं या इसको दूर ले जाते हैं, तो हमको इसमें एनर्जी अपना मसल्स का मस्कुलर ऊर्जा का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, और वही ऊर्जा इसमें नहीं जी, इसमें विद्युत वाहक बल के रूप में संचित हो जाता है। विद्युत वाहक बल जो ऊर्जा है बाबू उसके रूप में संचित हो जाता है। ठीक है, इस तरीक़े से इसमें ऊर्जा अपने आप उत्पन्न नहीं होता है या इसमें भी उत्पन्न नहीं होता है। जो हम यहाँ पर काम करेंगे अपने मसल्स के द्वारा, अपने फोर्स के द्वारा, क्योंकि हम फोर्स लगाए और उसको डिस्प्लेस भी किए, तो यहाँ काम करना पड़ा। फोर्स लगाए और डिस्प्लेस भी किए, तो यहाँ भी काम करना पड़ा। तो हमारा ही काम इसमें ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, ये स्टोर्ड हो जाता है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंग्लिश में बोलते हैं, और हिंदी में हम लोग उसको विद्युत वाहक बल के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को लिख लीजिए। है जी, तो इसको नॉर्थ बनाने के लिए बाबू इस तरीके से इसमें करंट बहेगा, है जी, एंटी क्लॉकवाइज में। इस तरीका से इसको साउथ बनाने के लिए इस तरीका से, यानी क्लॉकवाइज में। तो इसमें इस तरीका से अगर धारा बह रहा है, तो हम यहाँ विद्युत वाहक बल जो उत्पन्न हुआ है उसका दिशा हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ बाबू, इधर से अगर धारा बहने का मतलब कि इधर हाइयर प्लेट होगा, इधर लोअर प्लेट होगा, इस तरीका से, तभी तो इधर धारा बह रहा है। और इसमें विपरीत, यानी इधर हाइयर और इधर लोअर प्लेट पोटेंशियल, इस तरीका से विद्युत वाहक बल इस तरीका से उत्पन्न होगी। तो लेंज का नियम क्या है बाबू, है जी,
तो लिख दीजिएगा कि जब किसी कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होती है, तो कुंडली में एक विद्युत वाहक बल तथा विद्युत धारा प्रेरित हो जाती है। तथा यह इस प्रकार से प्रेरित होती है कि या उस घटना का विरोध करती है, जिसने इसे पैदा किया हो, अर्थात लेंज का नियम प्रेरित विद्युत वाहक बल प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा की दिशा को बताता है। ठीक है, नहीं जी,
या ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्योंकि हमारा किया गया कार्य इसमें संचित होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 हो गया बाबू। इसको अच्छा से नोट कीजिए। आगे की क्वेश्चन 16 से हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है बाबू, स्वप्रेरण एवं अन्योन्य प्रेरण में अंतर स्पष्ट करें। चलिए देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन। स्वप्रेरण, सबसे पहले स्वप्रेरण देखेंगे। ठीक है, तो स्वप्रेरण को देखने के लिए एक डायग्राम की जरूरत है। इसको देखिए डायग्राम को अच्छा से। मान लीजिए एक कॉइल है, कुंडली है, और इस कुंडली में हम लोग यहाँ पर, ठीक है, बैटरी की वैल्यू को लगातार बदलेंगे। और दूसरा यहाँ पर देखिए कि एक कुंडली ये है, इसको भी बदलेंगे। अब बगल में एक और कुंडली हम लोग बनाएंगे। और इसमें हम लोग केवल एम्पियर मीटर यानी करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को रख देंगे। अब देखिए जैसे जैसे इसमें वोल्टेज बदलिएगा, घटाइएगा चाहे बढ़ाइएगा, तो अगर बढ़ेगा वोल्टेज तो धारा भी बढ़ेगी,
तो धारा भी बढ़ेगी तो इसमें भी धारा बढ़ेगी, इसमें धारा बढ़ेगी। धारा बढ़ने के कारण क्या होगा बाबू, तो इसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ जाएगी, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता धारा पर निर्भर करती है, वो भी समानुपाती। यानी जैसे जैसे धारा बढ़ेगी वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ेगी। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ने से, चूंकि ये फ्लक्स है, नहीं छात्र, फ्लक्स क्या है, क्योंकि यहाँ पर एक एरिया भी है। इस तरीके से कॉइल जो है बाबू, उसके पास एक सर्कुलर एक वृत्तीय एरिया है, और उसी से होकर के हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी। तो एरिया तो नहीं बदलेगा, लेकिन धारा के बढ़ने के या घटने के कारण इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बढ़ेगी या घटेगी। ठीक है, तो एरिया से जो जुड़ रहा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की लाइन, ठीक है, वो लगातार या तो बढ़ेगी नहीं तो घटेगी, जैसे जैसे यहाँ परिवर्तन किया जाएगा उसके अनुसार, यानी इसका फ्लक्स का परिवर्तन होगा। ठीक है, तो उस फ्लक्स के परिवर्तन को अपोज करने के लिए क्या करेगा, ये खुद अपने से एक विपरीत दिशा में विद्युत वाहक बल को उत्पन्न करेगा, जो उस घटना का विरोध किया था जिसने इसको उत्पन्न किया। ठीक है जी। तो देखिए इसमें क्या है बाबू कि इसी परिपथ में बैटरी को बदलने से, यानी विद्युत धारा को बदलने से, ठीक है, एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। ठीक है, तो इस तरीका के विद्युत चुंबकीय प्रेरण को हम लोग स्वप्रेरण कहेंगे। ठीक है, जबकि यहाँ पर हम क्या करेंगे देखेंगे बाबू कि यहाँ पर अगर विद्युत धारा परिवर्तित हो रहा है तो इसमें जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न करेगा, ठीक है जी, चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होगा बाबू, वो कुछ ना कुछ इसके नज़दीक जो ये कॉइल है बाबू, इसमें भी जुड़ जाता है। ठीक है, जैसे इस तरीका से अपना विद्युत धारा बहेगा इसके कारण, तो इधर हमारा क्या हो जाएगा बाबू, साउथ, इधर नॉर्थ, तो इधर हमारा लाइन इंटर करेगी। अब इंटर करेगी, अगर कम विद्युत क्षेत्र क्या बोलते हैं विद्युत धारा हुआ तो कम लाइन इंटर करेगी, ज़्यादा हुआ तो ज़्यादा इंटर करेगी। तो कम या ज़्यादा इंटर करेगी तो इस तरीक़े से आएगी, तो हो सकता है कम इंटर करे तो इसमें कम लिंक हो, इस तरीक़ा से जो आएगी इंटर करने वाली, और ज़्यादा इंटर करेगी तो इसमें भी ज़्यादा लिंक हो जाएगा। तो इसमें जब लाइन घटेगा या बढ़ेगा, इसमें उत्पन्न होने के कारण, ठीक है, इसमें लाइन या बढ़ेगा नहीं तो घटेगा, क्योंकि इसमें भी लगातार परिवर्तन हो रहा है। ठीक है जी, इस तरीका से विद्युत क्षेत्र इसमें उत्पन्न होगा इस करंट के कारण, और ये बाहर इस तरीका से निकलेगा। ठीक है, और इधर से ये इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है बाबू, तो इसमें देखिए अभी 2 लाइन है, अगर इसको बढ़ा देंगे तो 2 के बदले में 4 भी से जुड़ जाएगा इससे। ठीक है, तो इसे अभी 2 था, विद्युत धारा बढ़ेगा तो 4 हो जाएगा, और बढ़ेगा तो हो सकता है 6, 7, 8 इस तरीके से अपना हो। तो इसमें भी लाइंस की संख्या लगातार बदलेगी, इसके पास एरिया भी है, अब विद्युत क्षेत्र भी, इसका विद्युत क्षेत्र इसमें जुड़ रहा है, तो इसमें भी फ्लक्स का परिवर्तन लगातार होगा। अब फ्लक्स का परिवर्तन होगा तो इसमें भी विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमने परिवर्तन किया। ठीक है, इसमें हमने विद्युत धारा को परिवर्तित किया, यानी यहाँ वोल्टेज को बदला, और उसका परिवर्तन इस कॉइल में दिखता है। तो ये घटना हमारा अन्योन्य प्रेरण कहलाता है, म्यूचुअल इंडक्शन कहलाता है। ठीक है, क्योंकि ये दूसरे के कारण इसमें उत्पन्न होता है, और इसमें क्या हुआ बाबू, स्वयं के कारण उत्पन्न होता है, इसलिए इसको स्वप्रेरण, सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो इसी दोनों को हमको बताना था, नहीं जी, तो इसको लिख लिया जाए। स्वप्रेरण को पहले लिखिए, कि जब किसी कुंडली में धारा परिवर्तन के कारण धारा
परिवर्तन के कारण उसी कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित हो तो घटना स्वप्रेरण कहलाता है। स्वप्रेरण कहलाता है, ठीक है। और इसमें विद्युत धारा परिवर्तन करेंगे और इसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा तो घटना क्या कहलाएगा बाबू? तो अन्योन्य प्रेरण कहलाएगा। और इसकी पहचान कौन करेगा? तो यहाँ पर लगे एम्पियर मीटर, क्योंकि जैसे इसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न करेगा तो उसके कारण इसमें एक विद्युत धारा बहने लगेगी जिसका रीडिंग मीटर ये शो करने लगेगा कि इसमें कितना धारा बह रही है। स्वप्रेरण के बाद आ गया हमारा अन्योन्य प्रेरण। अन्योन्य प्रेरण जब किसी कुंडली में धारा परिवर्तन के कारण अन्य कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित हो तो घटना अन्योन्य प्रेरण कहलाता है। ठीक है। चलिए छात्र, कहने का मतलब यह है कि आज का क्वेश्चन आंसर जो है वो 16 तक रहने दीजिए, काफ़ी है। फिर हम लोग कल से और 17 से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।